आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, आज के दिन बहुत ही साथियों के दोस्तों के फोन आ रहे हैं, डिमांड हो रही है कि सर जी हिंदी पढ़ा दीजिए। आरओ के लड़के भी डिमांड कर रहे हैं, एएसआई के लड़के भी डिमांड कर रहे हैं और ना जाने कौन कौन से कंपटीशन हैं जिनके बच्चों के, साथियों के, दोस्तों के लगातार फोन आ रहे हैं कि आप हिंदी पढ़ाइए सर। डिमांड को देखते हुए, साथियों के भविष्य को देखते हुए, साथियों के जिंदगी को देखते हुए हमने आज हिंदी की सीरीज प्रारंभ की है, जिसे सामान्य हिंदी कहते हैं, जो प्रत्येक कंपटीशन में सवाल जिससे आते हैं। साथियों, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इस समय छात्र धरना प्रदर्शन भी किया है। छात्र मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षाएं हैं उनमें उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान अधिक आना चाहिए, क्योंकि इसके ना आने से दूसरे राज्य के जो छात्र हैं, जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली है, गुजरात है, तमिलनाडु है, चेन्नई है, जो बिल्कुल दक्षिण भारत के राज्य हैं, वहां तक के छात्र हमारे प्रदेश में सेलेक्ट हुए हैं। उसका कारण ये है कि हमारे प्रदेश में उत्तर प्रदेश का कोई सामान्य ज्ञान नहीं पूछा जाता है। इसलिए साथियों, उन्हीं प्रश्नों की संख्या बिल्कुल कम है, बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। इसलिए बाहर के छात्र बाजी मार जाते हैं और हमारे प्रदेश के छात्र रह जाते हैं। इसलिए मैंने छात्रों की डिमांड को देखते हुए और इस समय रुख को पकड़ते हुए, हवा का अंदाज लगाते हुए मैंने उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान भी प्रारंभ कर दिया है, जिसकी एक वीडियो बना दी है। बहुत ही सटीक तरीके से जड़ में जाकर समझाया गया है। जिसने भी उसको पढ़ा है वो बार बार उसे देख रहा है और उससे बहुत ही अधिक मात्रा में प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। हो सकता है साथियों, एक पेपर पूरा ही सामान्य ज्ञान का रख दिया जाए, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का। इसलिए उस पर आप गंभीरता से विचार कीजिए, गंभीरता से देखिए, बिल्कुल गफलत में ना रहें, क्योंकि कुछ ना कुछ जरूर होगा और कुछ ना कुछ इशारा, संकेत, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। हर बात बताने की नहीं होती है। आइए तो आज हम हिंदी प्रारंभ करते हैं और बिल्कुल जड़ से देखते हैं। अगर इसे आप देखते हैं जड़ से, तो किसी भी छात्र का कंपटीशन कोई भी हो, उसमें कोई भी सवाल रुकने वाला नहीं है। मैं इतनी गंभीरता से आपको बताने वाला हूं कि शायद आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर ऐसी गंभीरता से किसी ने बताया हो। आइए देखते हैं। पहला टॉपिक है वर्णमाला, और वर्णमाला में हम शुरुआत करते हैं कि वर्ण क्या है, वर्ण है क्या, इसको देखते हैं। तो देखिए साथियों, वर्ण, पहले तो वर्ण की पहले परिभाषा समझ लीजिए कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो भाषा होता है, जिसे हम बोलते हैं, जिससे हम गाते हैं, जिससे हम हर तरीके का काम करते हैं, वो भाषा होती है। और भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो वर्ण होती है, अर्थात सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी। ये आप गंभीरता से देखना, मैं हर बात को लिखूंगा भी और समझाऊंगा भी। इसलिए किसी भी तरीके से आपके साथ में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आप इसे, ये सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। मगर वर्ण छोटी होती है तो वर्ण से बड़ा क्या होता है? आपका प्रश्न होगा कि क्या वर्ण से भी कोई बड़ी चीज होती है? हाँ, होती है। उसका नाम है अक्षर। कुछ साथियों को यही मालूम नहीं है कि अक्षर और वर्ण को एक ही मानते हैं। नहीं, अक्षर अक्षर कई हो सकते हैं। जैसे आपको बताया जाए, लाल, लाल में दो अक्षर हैं, ला और ये। मगर इसमें वर्ण कितने हैं? इसमें वर्ण ला भी है, इसमें वर्ण प्लस बड़ा आ जिसे कहते हैं, फिर ला है, फिर एक छोटा आ है। तो वर्ण जो है इसमें चार हैं। ये आपको ध्यान में रखना। इतनी बारीक तरीके से बता के जाऊंगा कि कंपटीशन में शायद अगर 60 सवाल आरओ में आते हैं तो 58 सवाल आप करेंगे, 40 सवाल एसआई में आते हैं तो आप 38-39 सवाल करेंगे। किसी भी कंपटीशन में आते हैं तो इतनी गहराई से समझाने वाला हूं आज मैं आपको कि आप देख के दंग रह जाएंगे। अब
क्या अक्षर से भी बड़ी कोई चीज होती है? हाँ होती है, जिसे कहते हैं पद। एक पद होता है। पद का साथियों दूसरा नाम शब्द भी होता है। अगर पद अक्षर से बड़ा है तो क्या पद से बड़ा भी कोई है? हाँ है, पद बंद कहते हैं जिसे। पद होते हैं जिसे दूसरा नाम शब्द बंद भी कहते हैं। शब्द बंद भी कहते हैं। वो पद है, पद में केवल एक या दो अक्षर हो सकते हैं, शब्द हो सकता है। मगर पद बंद में कई शब्द हो सकते हैं, कई अक्षर हो सकते हैं। क्या पदबंध से भी कोई बड़ी चीज होती है? तो आपका उत्तर आएगा उपवाक्य होता है। वो शब्दों से बना होता है। अब आपका सवाल होगा, क्या उपवाक्य से भी कोई बड़ी चीज होती है? हाँ जी, वाक्य होता है, वाक्य। जिसे आप पढ़ते हो, जिसे आप कहते हो कि साधारण वाक्य, जिसे आप बोलते हो मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य, और जिसे आप बोलते हो संयुक्त वाक्य। आप लोग डायरेक्ट इन्हें पढ़ना चालू कर देते हो इन्हें, मगर इसकी शुरुआत तो बहुत बाद में हुई है। जिसने बढ़ नहीं जाना, जिसने अक्षर नहीं जाना, जिसने पद नहीं जाना, जिसने पदबंध नहीं जाना, जिसने उपवाक्य नहीं जाना, जिसने वाक्य नहीं जाना, उसके बस की बात नहीं है, नहीं है कि वो वर्णमाला के सवालों को हल कर सके। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसकी समझ में सामान्य हिंदी आने वाली है ही नहीं। और यही हमारे प्रदेश की और देश के कंपटीशन करने वाले छात्रों की कमी है कि वो बीच में से कहीं भी पढ़ लेते हैं, किसी एक कोने को पकड़ते नहीं। अरे वाक्य आपने पढ़ लिया, मगर वाक्य से पहले क्या है? उपवाक्य से पहले क्या है? पदबंध से पहले है क्या? पद से पहले है क्या? अक्षर से पहले है क्या? और वर्ण से पहले है क्या? ये तो देख लो, तभी तो जड़ से समझोगे आप। आइए, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और उससे बड़ा अक्षर है, उससे बड़ा पद है, उससे बड़ा पदबंध है, और उससे बड़ा उपवाक्य है, और उससे बड़ा वाक्य है। आइए, हम विस्तार में नहीं जाएंगे, आज वर्णमाला क्या ही ऑपरेशन करेंगे। आइए, अब आपको सामने आगे वर्णमाला, ये है वर्णमाला। वर्ण चीज अलग है और वर्णमाला चीज अलग है। अब वर्णमाला क्या है? वर्णमाला को बड़े दो शब्दों में समझना है। वर्णों का, दो शब्दों में केवल, वर्णों का क्रमबद्ध, जो वर्णों का क्रमबद्ध रूप होता है, क्रमबद्ध समूह होता है, समूह, उसको वर्णमाला कहते हैं। दूसरे रूप में इसे व्यवस्थित समूह भी कह सकते हैं। व्यवस्थित समूह, ये ध्यान रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रमबद्ध समूह क्या है, ये व्यवस्थित समूह क्या है। मैंने ये वर्णमाला ही लगा दी आपको, वो इसलिए लगा ली। वैसे एक और साधारण रूप में वर्णमालों को समझ सकते हैं, जिसके अंतर्गत वर्णों की माला हो, यानी वर्ण प्लस माला। संधि विच्छेद कर लो थोड़ी सी। वर्ण, वर्ण है जो अभी आपको बता के आए हैं, और माला उनकी माला। और माला जो होगी वो कैसी होगी? व्यवस्थित होगी, क्रमबद्ध होगी, जब भी माला बन सकती है, अन्यथा माला नहीं बन सकती। अब देखिए, ये हिंदी वर्णमाला है, जिसमें ये स्वर हैं आपके, ये स्वर, और ये आपके व्यंजन, व्यंजन स्वर। यहाँ पे केवल इतनी जानकारी देने के लिए, ये व्यवस्थित है। ये आपको जैसे आ छोटा, जैसे समझने के लिए कहते हैं छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ए बड़ी ए, मगर वैसे आ ई ऊ औ ए औ इस तरीके से बोलते हैं। इसी तरीके से ये के खे गे घे न, चे छे जे झे उए, टे ठे डे ढे न, ते थे दे धे न, पे फे बे भे में, ये रे ले बे से पेचिरा सा, छोटा सा है क्षेत्र गया। ये आपका ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और ये हुआ। अब ये व्यवस्थित है बिल्कुल। इसी तरीके से जो व्यवस्था है, इसी तरीके से जो क्रमबद्ध है, इसी तरीके की जो माला है, उसी को हम
क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है और दिखा देता हूं। वर्णमाला में आपके 11 स्वर होते हैं, आपके कुल मिलाकर 35 जो है व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं और आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, आइए जिसमें कि आपका एक छा होता है, एक छा होता है, एक त्रा होता है, एक ज्ञा होता है और एक आपका होता है स्रा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इसी का थोड़ा सा विस्तार करते हैं। देखिए, ये भी वर्णमाला है, वो भी वर्णमाला थी। अब वर्णमाला का मैंने बताया व्यवस्थित रूप। व्यवस्थित क्या है, जिसमें स्वर भी हो, आपके स्वर भी होंगे, मतलब स्वर भी होंगे, आपके व्यंजन भी होंगे। स्वर में हर स्वर होगा, दीर्घ स्वर होगा, आपके व्यंजन स्पर्श व्यंजन होंगे, अंतस्थ व्यंजन होंगे, ऊष्म व्यंजन होंगे, आगत व्यंजन होंगे, संयुक्त व्यंजन होंगे। इन सब से मिलकर के क्या होगा, वर्णमाला का निर्माण होगा। ये आपको समझना है, ये इतनी प्राइमरी जानकारी है। अब आपको शुरू से चलते हैं आगे। अब चलते हैं कि वर्णमाला में जो स्वर हैं वो कितने स्वर हैं। वर्णमाला में जो स्वर की संख्या है वो कितनी है और स्वर किसे कहते हैं। सबसे पहले ये बात होती है किसे कहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। इसको जो भी चीज आप पढ़ो उसे समझ लो कि कहते किसे हैं। स्वतंत्र बोले जाने वालों को, स्वतंत्र बोले जाने वाले वर्ण को वर्ण यूज करेंगे आप, अक्षर कभी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्ण सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा अक्षर होता है, उससे बड़ा पद होता है, उससे बड़ा पदबंध होता है, उससे बड़ा उपवाक्य होता है और आप उपवाक्य से बड़ा वाक्य होता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए वर्ण बोलना चालू करोगे, वर्ण ना कि अक्षर। जब अक्षर आएगा तो अक्षर के बारे में पढ़ाएंगे बहुत ही ढंग से आपको करना। अब देखिए, स्वतंत्र बोले जाने वाले हैं, मगर इनकी संख्या कितनी है भैया। कुछ इनकी संख्या 13 बताते हैं, कुछ इनकी संख्या 10 बताते हैं, कुछ इनकी संख्या 11 बताते हैं और कंपटीशन में भी कभी 13 आता है, कभी 10 आता है, कभी 11 आता है। तो भाई ये किताबों में भी सब जगह है। ये भ्रांति पैदा कहां से हुई, इस चीज को समझना है बहुत गहराई से, और बड़ा सरल है। अगर 13 आ जाए तो 13 जो है वो थे, कुल स्वर की संख्या 13 थी। परंपरागत रूप से, जो परंपरागत का मतलब होता है प्राचीन काल से चली आ रही थी ये बात, प्राचीन काल से कि साहब स्वर 13 हैं। मगर जैसे जैसे हम प्राचीन काल से मध्यकाल में आए, फिर आधुनिक काल में आए, तो हमारी संख्या जो है मतलब वो 10 हो गई, 10 रह गई स्वरों की संख्या। मगर जब हम मध्यकालीन से फिर आधुनिक काल में आ गए, मॉडर्न में आ गए, 1947 के बाद भारत स्वतंत्र हो गया, हिंदी के विद्वानों ने कहा कि स्वर 11 हैं, सरकार के सामने बात रखी, सरकार ने उस पर अध्ययन किया, समीक्षा की, मूल्यांकन किया, अवलोकन किया और साथियों ये पाया कि हाँ स्वर 11 हैं। पहले स्वर थे ये वाला छोटा था, ये वाला आ था, ई थी, ई थी, ऊ था, री नहीं था, ए था, औ था, ये वाला, ये थे। सरकार ने कहा कि री जो है वो री भी अब स्वर है। री जिन्हें स्वर नहीं मानते हैं वो 10 मानते हैं, अब री जो है स्वर हो गई है। इसलिए अब किसी भी कंपटीशन में आपके आए तो स्वर की संख्या 11 होगी, ये आप ध्यान रखिए। क्योंकि री को पहले अर्ध स्वर माना जाता था, अब जो है भारत सरकार ने उसको पूर्ण स्वर मान लिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, इसी तरीके से थोड़ा सा व्यंजन का रूप देख लेते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि इससे ज्यादा देखना, क्योंकि पढ़ा स्वर रहा हूं तो इसलिए स्वर को देखना ही जरूरी है, मगर फिर भी मैं, ये व्यंजन है। अब व्यंजन की संख्या कितनी है, व्यंजन की संख्या आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि व्यंजन जो है वो कितने हैं, 33। देखो 33 व्यंजन है, जिनमें की 2 द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण का मतलब ड़ और है, ये वाले, ये ये वाले, ये वाले, इसके अलावा और आपके 4 संयुक्त व्यंजन है, 11 आपके स्वर हैं, 2 आपके अयोगवाह हैं,
3 2 5 4 9 1 10 2 12 का 2 3 1 4 1 5, अर्थात आपके वर्णमाला पूछी जाएगी कितने हैं वर्णमाला में वर्ण, तो आपके 52 है। 49 भी आता है, 50 भी आता है, कहीं कहीं गलत किताबों में 48 भी लिखा देखा है मैंने, मगर नहीं, बिल्कुल नहीं कहना। 52 है। 52 कैसे है आप जान लीजिए। 33 आपके व्यंजन हैं, मगर उसके साथ द्विगुण को जोड़ लिया गया है, तो आपके 35 हो गए हैं। 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है, जैसे छा है आपका, त्रा है आपका, आपका एक हाँ गया है, और क्या है, और एक आपका सरा है। छा जो है वो का प्लस पेट चरा से मिलकर बना है, का ये वाला हलंत लगा हुआ। त्रा आपका ता प्लस रा से बना है, ये वाला। इसी तरीके से जो ज्ञा है वो आपका जा मतलब जा प्लस वहां से बना है, ये वाला। इसी तरीके से सा आपका ये वाला सा और प्लस रा से बना है। ये है छा त्रा ज्ञा, ये छा मतलब छा त्रा ज्ञा स्रा, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त का मतलब होता है मिले हुए, जुड़े हुए, जॉइंड, बिल्कुल। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपके हो गए, बिल्कुल पूरी तरीके से याद रखना। 33 व्यंजन हैं, कुल 35 हो गए हैं। 4 संयुक्त मिला दिए हैं, 11 स्वर मिला दिए हैं। 2 कौन अयोगवाह, जिन्हें छोटा अंग बड़ा अंग कहते हैं, अंग अह जिन्हें कहते हैं, अंग ये वाले और अह, इसे जो कहते हैं इन्हें मिला दिया गया, ये अयोगवाह। आगे चर्चा होगी इसके, बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे। आइए आगे देखते हैं। अब यहां से हम स्वर प्रारंभ कर दिया है, अब स्वर के बारे में पढ़ते हैं कि स्वर्गों का वर्गीकरण है क्या। उसका वर्गीकरण करके हम समझ सकते हैं। हम बिल्कुल ऐसे मान लें कि स्वर 11 हैं और ये स्वर हैं, नहीं, इनसे बात नहीं बनेगी। क्योंकि कंपटीशन के जो सेटर दिमाग के माइंड बैठे हुए हैं वो बड़ी सटीक तरीका से प्रश्न दे रहे हैं, प्रश्न सरल दे रहे हैं, थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं। छात्र उसमें अटक रहे हैं, साथी उसमें अटक रहे हैं, उसी अटकने को बिल्कुल दूर करना है। देखिए, अब है स्वर्गों का वर्गीकरण। वर्गीकरण तो है, मगर किस किस के आधार पे है ये देखना है, ये आपको देखना है। तो ये है आपका मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर। अब मात्रा उच्चारण के आधार पे कितने स्वर होते हैं। हर्ष स्वर होता है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पिलित स्वर। अब हर्ष क्या है ये चीज समझना है। देखो, जिस स्वर में केवल एक मात्रा का समय लगता हो, एक मात्रा, समझने की बात यह है, एक मात्रा का समय, तो वो होगा हर्ष स्वर। अब एक मात्रा कौन सी हो सकती है, जैसे कि आपका छोटा वाला आ, छोटी वाली ई और छोटा वाला उ, ये एक मात्रा वाले हैं, एक ही मात्रा लगती है इनकी। आप देखते हैं ई की लगाएंगे तो एक ही मात्रा लगेगी, ऊ की लगाएंगे तो भी एक ही मात्रा लगेगी, एक मात्रा का है बिल्कुल। आ की लगाएंगे तभी एक मात्रा लगेगी, जो इस तरीके से हलंत लगता है। इसी तरीके से दीर्घ स्वर, जिनमें एक मात्रा से अधिक अर्थात दो मात्रा का समय लगता है, ये ध्यान रखना है, दो मात्रा का समय, तो वो आपके दीर्घ स्वर होते हैं। अब दो मात्रा क्या है, इसी को बढ़ा दो केवल। जो मात्रा, जैसे कि आपके दो मात्रा वाले कौन से हैं, बड़ा आ है आपका, और कौन सा है आपका, बड़ी ई हो गई आपकी, और कौन सा है बड़ा वाला ऊ हो गया, और कौन सा है एक आपकी ए हो गई, और कौन सा है आपकी एक ये वाली ए हो गई, और कौन सा है आपका एक ये वाली ओ भी उसमें ही आती है, बड़ी वाली ओ भी उसमें ही आती है, और एक आता है औ, ये वाला। ये जो है आपके दीर्घ मात्रा वाले हैं। एक दो तीन चार पांच छह सात, कितने हैं ये, एक दो तीन चार पांच छह सात और ये 8, कुल मिला के 8 वैसे 7। अब आता है पिलुत स्वर कैसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में, उच्चारण के मान हुए होते हैं अपनी जबान से कुछ बोलना, उच्चारित करना, उच्च तरीके से प्रकाशित करना, उसे कहते हैं उच्चारण। ये आप समझिए, मैं हर शब्द में ये बोल रहा हूं कि उच्चारण। इसमें आप चाहे हर्ष स्वर की बात करें, चाहे दीर्घ स्वर की बात करें, चाहे पिलु स्वर की बात करें, आप उच्चारण वाली बात बोलेंगे। अब जो पिलु स्वर होता है उसमें जिसके उच्चारण में मतलब हर्ष स्वर से भी दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता हो, उसे कहते हैं पिलस स्वर। जैसे आपका होता है एक
राम लिखा जाता है। मगर राम को अगर आप बहुत देर तक बोलें तो ये जो है पिलु स्वर हो जाएगा, राम इस तरीके से, या ओम इस तरीके से, तो ये आपका पिलु स्वर होता है। आइए साथियों, मैं समझता हूं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो गई होगी, प्राथमिक जानकारी हो गई होगी। स्वर का वर्गीकरण कर रहे हैं, जिसमें पहला आधार है मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर, या तो उच्चारण के आधार पर है ये, या मात्रा के आधार पर है। इसके आधार पर केवल तीन है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पिलुत स्वर। और मैंने आपको बताया हर्ष स्वर जिसमें एक मात्रा का टाइम लगता हो, दीर्घ स्वर जिसमें दो मात्रा का टाइम लगता हो, पिलुत स्वर जिसमें एक और दो मात्रा से अधिक का टाइम लगता हो, उन शब्दों को हम आपका स्वर के वर्गीकरण के आधार पर विभाजित करते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है जीभ के आधार पर। वो तो स्वर मात्रा के आधार पर है। अब जीभ कैसे काम करती है, कैसे काम खराब करेगी और कैसे बनाएगी, ये देख लो आप। अग्र स्वर, एक अग्र स्वर होते हैं। अग्र स्वर क्या होते हैं, वो जीभ के अगले भाग से बोले जाने वाले, मतलब जीभ के अगले भाग से बोले जाने वाले, ये ध्यान रखें आप, अगले भाग से बोले जाते हैं। अच्छा, अगले भाग से कौन कौन से बोले जाएंगे, आप इसका बोल के देखना। जब ये वीडियो समाप्त हो जाए तो बोल बोल कर देखना आप, जैसे आपकी छोटी है, जैसे आपकी बड़ी है, जैसे आपकी छोटी ये वाली है, और आपकी ये जो है वो जीभ के अगले ही स्वर से बोले जाएंगे, कोने से नहीं बोल नहीं सकते आप। हिंदी को आप प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे, मैथ के आधार पे सीखेंगे आप, जिससे कि एक भी प्रश्न गलत ना हो। अब है मध्य स्वर। अब मध्य स्वर क्या है, जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग लगता हो। जीभ का भाग होगा, जीभ का भाग, मगर कौन सा होगा, मध्य। मध्य के माने होता है बीच का, ये वाला लगेगा। अब ऐसे कौन से हैं जिसमें मध्य का भाग लगता है, ये आपका केवल और केवल ये वाला आ है। ये ध्यान रख लें, इसे पकड़ना है बिल्कुल। केवल ये मध्य से बोल सकते हैं और किसी से नहीं बोल सकते। अब है पक्ष स्वर। पक्ष स्वर कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में जीभ का पीछे वाला भाग काम करता है, पीछे वाला, पीछे, पीछे वाला भाग। अब पीछे वाला भाग से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं, जैसे आपका आ है, आपका ऊ है, आपका ऊ है, आपकी ओ है, आपकी औ है, और आपका और, ये वाला, ये जीभ के पश्च भाग, पश्च के माने पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब है अगला मुख द्वार के आधार पर। जीभ के आधार पर हो गया आपका, मैंने आपको बताया उच्चारण के आधार पर हो गया, मात्रा के आधार पर हो गया। अब है मुख द्वार के आधार, मतलब मुख का जो द्वार होता है, मुख का जो रास्ता होता है, उसके आधार पर क्या क्या है। एक है आपका विवर्त। विवर्त, अब विवर्त क्या है, विवर्त जो है जिसके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाए, पूरा बिल्कुल रहे नहीं, तो उसे कहते हैं आपका विवर्त, मतलब ओपन। विवर्त को अंग्रेजी में कहते हैं ओपन, और वो है एक ही आपका वर्ण है, ये वाला। ध्यान रखें, कंपटीशन में बहुत पूछा गया है कि विवर्त स्वर कौन सा है, वो दे देगा छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस यही तो जड़ है, यही तो नंबर कम आ रहे हैं और यहीं से लाने हैं। अब अर्ध विवर्त देखना। अब अर्ध विवर्त जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलेगा, अर्ध का मतलब ही आधा है, तो जब आधा खुलेगा तो वो अर्ध विवर्त होगा। और ऐसे कौन कौन से अक्षर हो सकते हैं, आपका छोटा वाला आ होगा, आपका बड़ी वाली ए होगी, आपकी बड़ी ओ होगी, और आपका ये वाला अ चलेगा। ये आप ध्यान रखिए। अच्छा, अब आता है संवृत क्या है। संवर्त स्वर क्या है, जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है, बिल्कुल बंद, बिल्कुल क्लोज, उसको कहेंगे आप संवृत। संवृत बिल्कुल शुद्ध हिंदी है, हिंदी की संवृत के माने ही बंद होता है। और जब बंद है तो बंद किन किन के होगा, आप बोल के देखें ई, आप बोल के देखें ई, आप बोल के देखें ऊ, आप बोल के देखें ऊ, इन्हें बंद रहता है, बिल्कुल खोल नहीं सकते। अब है अर्ध संवृत। अर्ध संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में
मुख द्वार केवल आधा ही खुलेगा, आधा खुलेगा ये केवल, तो आधा खुलेगा तो अर्ध संवर कहलाएगा। और ये आपकी ए और ओ, ये आपको ध्यान रखना है, आप इसे देखते जाइए। आइए आगे देखते हैं। अगला वर्ग है ओठों की स्थिति के आधार पर। ओठों, जिन्हें हम होठ कह देते हैं, वो अशुद्ध है। ओठों, ओठों की स्थिति के आधार पर। अब ओठों की स्थिति क्या है? एक है अव्रतमुखी। अब अव्रतमुखी क्या है? अव्रतमुखी की आपकी संधि विच्छेद होती है ए प्लस व्रत मुखी, और व्रतमुखी की संधि विच्छेद होती है व्रत प्लस मुखी। ए तो चल ही रहा है आपका साथ में। अब इसका मतलब है व्रत मुखी, जिसके उच्चारण में मुख से व्रत बनता हो, बनता हो और आय लग गया तो ना बनता हो। जिसके उच्चारण में मुंह से कोई व्रत ना बनता हो, मुंह गोल गोल ना खुलता हो, तो उसे कहेंगे अव्रतमुखी स्वर। और वो स्वर कौन कौन से हो सकते हैं? आपका छोटा आ होगा, आपका बड़ा आ होगा, आपकी छोटी ई होगी, आपकी बड़ी वाली ई होगी, आपकी छोटी ए होगी, आपकी बड़ी ए होगी। ये होंगे क्या? अव्रतमुखी, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर समझ लें, शब्द समझ गए। सवाल खटाखट उसमें आएगा, कंपटीशन में आएगा, निम्नलिखित स्वर में से कौन सा स्वर अव्रतमुखी है या नहीं है। इनमें से दे देगा छोटा, बड़ा, छोटी, फिर दे देगा आपका छोटा, छोटा ऊ दे देगा आपको। अब ऊ है नहीं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अब है व्रतमुखी। जब अव्रतमुखी में मुंह नहीं खुलेगा, व्रत जैसा मुंह नहीं बनेगा, गोल मुंह नहीं बनेगा, तो वो तो अव्रतमुखी होगा। और जिसमें व्रत बनेगा, गोल मुंह बनेगा बोलते समय, उच्चारण जब गोल करेंगे हम तो गोल मुख होगा, व्रत बनेगा, तो उसे कहेंगे व्रतमुखी स्वर। और वो होंगे आपका छोटा वाला ऊ, वो होगा आपका बड़ा वाला ऊ, वो होगी आपकी छोटी वाली ओ, वो होगी आपकी बड़ी वाली ओ, और वो होगा आपका ये जो ऑल में लगता है। ये व्रतमुखी है। इन्हें आप बोल के प्रैक्टिकल करके देख लेना। इनमें मुंह व्रत बनाता है, गोलाकार बना देता है, पूरा गोल बना देता है। जो गोल नहीं कर सकता, वो बोल भी नहीं सकता। आइए आगे देखते हैं। आगे है नाक व मुंह के आधार पर। समझते जाना। मैंने आपको बता दिया मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जीभ के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर। अब आगे आप फिर बताया ओठों की स्थिति के आधार पर, और अब हमने आपको बताया है कि नाक व मुंह के आधार पर। अब यह है निर्नुनासिक मौखिक स्वर। निर्नुनासिक ऑब्लिक मौखिक। अब निर्नुनासिक क्या है, ये ध्यान रखना। शब्द का ऑपरेशन सबसे पहले करना, जड़ से खत्म कर दो समस्या को एकदम से। जहां शब्द आए उस शब्द को पकड़ लो। अगर आपने उस शब्द का अर्थ समझ लिया तो आधी जान तो आपने वहीं खींच ली, और आधी समझ से खींच लोगे। 100% पर्सन होंगे, 100%। निर्नुनासिक, देखो अभी कर देते हैं इसका, सॉरी। ये है निर, और फिर लिखा है नू, फिर लिखा हुआ नासिक। इसमें क्या क्या है? निर है, प्लस अनु है, प्लस नासिक है। इसका मतलब है निर। निर के मतलब होता है मने करने के, जिसमें नासिक के द्वार से, मतलब नासिक के द्वार से स्वर का उच्चारण ना होता हो, केवल मुंह से होता हो। निर्नु नासिक मतलब नाक से ना। नासिक के माने आप जानते हैं, नाक होता है, नाक। ये ध्यान रखें, नासिक माने नाक होता है, जो विज्ञान में पढ़ाऊंगा विस्तार से बिल्कुल आपको। सैरे, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोन, रेडोन, जिनोन, क्रिप्टोन, सारी चीज वहां बता दूंगा आपको। अब यहां देख लो, नासिक से नहीं होना है उच्चारण, मुंह से होना है। वही आपके निर्नुनासिक या आपके ये मौखिक स्वर होंगे। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं आपके? आपको बताया जा रहा है, छोटा आ होगा, बड़ा आ होगा, छोटी ई होगी, ये आपका ये होगी। ये नाक से नहीं बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें मौखिक स्वर कहते हैं। निर्नुनासिक ऑब्लिक मौखिक स्वर। अब है अनुनासिक, इसको भी ध्यान रखना। अनुनासिक
जिसमें अनु का मतलब नासिक, नासिक तो है, नाक से तो बोला जाएगा, नाक तो रहेगी, मगर अनु के साथ अनुसरण करेगी, मगर अनुसरण करेगी किसका, ये आपको ध्यान देना। अनुसरण करेगी मुंह का, मतलब जो स्वर नाक के साथ साथ, नाक के साथ साथ मुंह से भी बोले जाएं तो वो होंगे अनुनासिक। और वो कौन कौन से हैं? एक होता है यहाँ, एक होता है ये वाला, इस पे वो लगता है अंकी बिंदी, और एक होता है आपका ये वाला। ये अनुनासिक स्वर हैं। ये मुंह से भी बोले जाएंगे और आपके नाक से भी बोले जाएंगे। जैसे आप बोलेंगे नाक, आप बोलेंगे आंख, आंख आप बोलेंगे कठिनाइयां, तो आपके नाक से भी निकल रहा है स्वर और आपके मुंह से भी निकल रहा है। उन स्वरों को आप अनुनासिक स्वर कहेंगे। आइए आगे देखते हैं। अब ये स्वर का पूरा आपका ऑपरेशन हो गया, पूरी तरीके से स्वर आपके कंप्लीट हो गए। अब थोड़ा व्यंजन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए अब व्यंजन, अब है व्यंजन कहते किसे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। जो मतलब स्वर की सहायता से बोले जाने वालों को, स्वर की सहायता से बोले जाने वालों को व्यंजन कहते हैं। मतलब स्वर से, स्वर की सहायता से कौन कौन बोले जाएंगे? जैसे का बोला जाएगा, खा बोला जाएगा, गा बोला जाएगा, घा बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगा रहे हैं तो सब में आ छुपा हुआ है, आ, ये समझ लेना। और इसमें भी आ है, इसमें भी आ है, इसमें भी आ है, ये ध्यान रखें। तभी अगर हम इसे ये वो लिखेंगे तो समझ लो हम आ नहीं लगा रहे हैं, और अगर हमने ये लिख दिया तो इसका मतलब इसके अंदर का प्लस आ है। ये आपको ध्यान रखने की बात है। अब आपको समझा दिया ये कि जो व्यंजन की सहायता, जो स्वर व्यंजन की सहायता से बोले जाएंगे, स्वर की सहायता से जो बोले जाएंगे वो व्यंजन होंगे, स्वर की सहायता से। अब ये सब स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं। अब व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। इसका भी वर्गीकरण इसी तरीके से कर देते हैं। देखिए, एक है आपका स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा केवल फेफड़े से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान से निकले, यानी उच्चारण करेंगे तो फेफड़े से हवा निकलेगी और फेफड़े से निकलकर मुंह के किसी, मुंह के किसी भाग से निकलेगी। कोई भाग होगा, मुंह का कोई भाग, कंठ भी हो सकता है, तालु भी हो सकता है, गला भी हो सकता है, मूर्धन्य भी हो सकता है, ओष्ठ भी हो सकता है, दंत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस स्पर्श व्यंजन को आप सीधे सीधे समझ लें कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए आपके मुंह के किसी स्थान विशेष से होकर गुजरेगी, उसको आप स्पर्श व्यंजन कहेंगे। अब आप देखिए, मैंने ये चित्र भी लगा लिया है इसलिए क्योंकि आप उच्चारण के स्थान को बहुत गंभीरता से समझ लें। कई बार कंपटीशन में आता है कि उच्चारण का स्थान, कंठ से बोले जाने वाले कौन कौन से हैं। तो ये समझ लो का वर्ग, आपका का वर्ग, का वर्ग के जितने भी हैं, जैसे कै खे गे घे अड़े, ये कंठ, कंठ से बोले जाएंगे। कंठ के माने होता है गले से। और च वर्ग के जितने हैं, च छ जय झ हुए, ये तालु से बोले जाएंगे, तालु से। और आपका जो टेबर के टे ठे डे ढे ढे, मूर्धा से बोले जाएंगे, मूर्धा। उसके बाद में तैबर के टे थे दे धे ने, ये दंत से बोले जाएंगे। उसके बाद में पे पे के पे फे बे भे में, ये आपके ओठ से बोले जाएंगे। ये आपके दंत से बोले जाएंगे, ये तालु से बोले जाएंगे ये वाले, ये आपके मूर्धा से बोले जाएंगे, ये आपके दंत से बोले जाएंगे, ये आपके ओठ से बोले जाएंगे, जिन्हें ओठ कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब इसका एक आधार है घोस्तव के आधार पर, घोस्त। अब घोस्त के आधार पर बहुत बार हर कंपटीशन में आता है, साथियों को यही मालूम ना होता घोष क्या है, घोष है क्या, घोष की परिभाषा क्या है। तो मैं आपको बता दूं, घोष का मतलब है स्वतंत्र ध्वनियों का कंपन, ध्वनियों का कंपन, मतलब कंपन होगा मगर स्वतंत्र होगा। ये चीज ध्यान रख, इसे कहते हैं घोष। अब घोष में अघोष क्या है?
बहुत ही इसका अच्छा तरीका है, मैंने अभी पीछे आपको बताया। जो आपके वर्ग है, जैसे भी किसी भी वर्ग का, जैसे क वर्ग हो, ख वर्ग हो, वो क वर्ग हो, त वर्ग हो, च वर्ग हो, ये वर्ग हैं। इन वर्ग का कोई भी है, जैसे क वर्ग का हो, च वर्ग का हो, ट वर्ग का हो, त वर्ग का हो। क वर्ग में आप क्या क्या आता है, क ख ग घ ढ। च वर्ग में क्या आता है, च छ ज झ व। ट वर्ग में क्या आता है, ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में क्या आता है, त थ द ध न। प वर्ग में क्या आता है, प फ ब भ म। ये चीज है जो पीछे भी चार्ट में आपके लिखी हुई थी। तो इनमें से किसी भी वर्ग का, चाहे क वर्ग हो, च वर्ग हो, वर्ग का पहला और दूसरा अर्थात 12, ये जो स्वर होगा वो आपका अघोष होगा। किसी वर्ग का पहला और दूसरा जो स्वर होगा वो अघोष होगा। अब सघोष क्या होगा, किसी भी वर्ग का, ये भी ऐसे ही आपको समझाएंगे। किसी भी वर्ग का आपका तीसरा हो, आपका चौथा हो, आपका पांचवा हो, अर्थात आपका 345 हो। ये याद रखना ना, एक 12 345। 12 345 का मतलब है कि पहले और दूसरे अघोष हैं और 3 4 5 सघोष है। ये आपको ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। 12 345 एक जो है कोई भी आपका नंबर हो सकता है। आइए अब आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी जान है, समझ लो वर्णमाला की जान है जो ये अब निकल के आई है प्राणात्व के आधार पर। अब ये क्या है प्राणात्व के आधार पर, अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण क्या है, ये समझने की बात है। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय, क्योंकि अब हम व्यंजन पढ़ रहे हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते हैं मुख से कम हवा निकलेगी, बहुत कम हवा निकलेगी, तो उसे कहेंगे अल्प प्राण। अब ऐसे सॉरी अब ऐसे कौन कौन से व्यंजन है जिससे कम हवा निकलती है, तो आपका किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का यानी पहला हो, तीसरा हो, पांचवा हो, अर्थात आपका 135 हो। मैंने क्या बताया आपको, ध्यान से देख लें। पहला हो, तीसरा हो और पांचवा हो। मैंने ये इसीलिए ये चित्र बनाया है बहुत अच्छे ढंग से, ताकि आप इसे सटीकता से, ये पहला है कै, गे दूसरा है और वो तीसरा है, ड़ पांचवा है। तो समझ लो ये क्या है, ये अल्प प्राण है। इनके जो हवा निकलती है वो मुख से कम निकलेगी, थोड़ी सी निकलेगी, किंचन मात्र निकलेगी, अल्प मात्रा में निकलेगी, न्यून मात्रा में निकलेगी। ये आपको समझना है। और देख लीजिए, च है, ये वाला च, जय, व, ये भी आपके अल्प प्राण है। त, ण और यण, ये भी आपके अल्प प्राण है। अब अल्प प्राण है, महाप्राण क्या है, जिनके उच्चारण में मुख से हवा अधिक मात्रा में निकलती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा अधिक मात्रा से निकलती है वो आपके महाप्राण होते हैं। जैसा आपका ख और घ, ख और घ कौन सा हो गया, दूसरा और चौथा हो गया आपका, दूसरा और चौथा, ये आपका हो गया। इसका कहने का मतलब ये, अगर हम इस तरीके से याद कर लें इसको, 135 और 24, ये वाला, तो ये अल्प प्राण, 1 3 5 अल्प प्राण और आपका दूसरा और चौथा प्राण हो गया। अब यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आपको बड़ी ही ढंग से ये महसूस करनी है, समझनी भी है, क्योंकि अगर इसको नहीं समझेंगे तो बहुत, देखो अल्प प्राण तो हवा कम निकल रही है और महाप्राण में हवा ज्यादा निकल रही है। दूसरा और चौथा व्यंजन जो है वो महाप्राण है, पहला तीसरा और आपका पांचवा अल्प प्राण है। एक चीज शायद आपने कभी सुनी ना हो, ना ही सुन पाएंगे, हो सकता है कि सुनी हो, बहुत कम हो सकते हैं ऐसे, बहुत कम, हजारों में 2 3, क्योंकि मेरी भी कई सौ लड़कों से, कई सौ कंपटीशन करने वालों से बात हुई है। आप ये ध्यान रखना, कभी भी दो महाप्राण एक साथ नहीं आ सकते। जैसे आपका ये है, एक शब्द लिख रहा हूं मैं, मक्खन, मक्खन, हम बोलते मक्खन है मगर लिखा जाता है मक्खन।
तो इसका कारण ये है, दो खा एक साथ नहीं आ सकते। महाप्राण में जब ऐसी घटना घटित होती है तो उस वर्ग का पहला वही खा है। खा से पहले क्या आता है? का आता है। तो का आधा लगा देते हैं। जैसे आपका मच्छर, मच्छर बोला जाता है, मच्छर लिखते हैं मच्छर, ये लिखते हैं। इसलिए दो महाप्राण एक साथ नहीं आ सकते कभी भी। इसलिए उस वर्ग का उससे पहले छा से पहले चा आता है, इसलिए वो आधा लिखते हैं। कुछ भी देख लेना आप। मट्ठा, मट्ठा लिखा जाता है मट्ठा। मंगर बोला जाता है मंगर, लिखा मट ठा लिखा जाता है, क्योंकि ठा से पहले टा आता है, इसलिए जो है उसे आधा करके लिख देते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये कंपटीशन में आ सकती है। ऐसी चर्चाएं बहुत ज्यादा कंपटीशन, जो बड़े बड़े कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनमें चलती रहती है। साथियों, इसे गौर से आप देखें, इसकी जान निकालें आप। एक एक ऑपरेशन बड़ी सटीकता से करके दिखाऊंगा आपको। आइए आगे देखते हैं। आगे है अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या है? तो आपको ये ध्यान रखना है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, मतलब स्वर व व्यंजनों के बीच उच्चारण हो, यानी आप जो वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं उसके बीच में स्वर भी हो प्लस व्यंजन भी हो। जब दोनों होते हैं तो अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन का मतलब ही है अंदर घुसकर, अंदर वाले स्थान पर घुस गया वो व्यंजन। अंत माने थोड़ा अंदर, अस्त माने स्थान पर, व्यंजन माने व्यंजन। जो व्यंजन थोड़ा सा अंदर के स्थान को घुस गया, कौन से? स्वर और व्यंजन में चला गया, तो वो होगा अंत्यस्थ व्यंजन। और वो क्या हो सकता है आपका? कई बार आता है। आपका या होता है, आपका रा होता है, आपका ला होता है, आपका बा होता है, ये वाले होते हैं। ये जो है आपके स्वर व व्यंजन के स्थिति बीच की है। या बोलेंगे तो आप स्वर भी बोल रहे हैं, व्यंजन भी, क्योंकि आ रहा है इसमें। रा बोल रहे हैं तो आ भी आ रहे हैं, रा भी बोल रहे हैं। जबकि कै है, कै को अगर खींचेंगे तो आ नहीं आ सकता, मगर इनों में आएगा। इसलिए इनों को याद रखना। एक प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है, इस पर आप सटीकता से ध्यान देंगे। अब आता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ये क्या है? ऊष्म संघर्ष, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो वायु निकले वो मुख में किसी स्थान विशेष से निकले, मगर जब वायु मुख से निकलेगी तो वो ऊष्मा के साथ निकले, घर्षण के साथ निकले, उसे कहते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। मतलब जो वायु निकले वो रगड़ कर निकले, ऐसा समझ सकते हैं, रगड़ के निकले, या घर्षण करते हुए निकले, या ऊष्मा देते हुए निकले, या गर्मी देते हुए निकले, या तप्त देते हुए निकले, या ताप हो जाए। ये सारी जब चीजें होंगी तो वहां उष्म संघर्ष व्यंजन होगा। और वो कौन से होंगे, इसको ध्यान रखना। आपके वो होंगे, जैसे कि आपका सह होता है, और एक है आपका पेट चिरा वाला सह होता है, और आपका साधारण वाला सा होता है, और आपका एक हा होता है। इन्हें बोल के तो देखें आप, ज्यादा देर बोल लेंगे तो रगड़ के निकलेगी और गर्मी आ जाती है शरीर में। इसलिए जितने कुछ विलोम किए जाते हैं तो वो संघर्षी विलोम भी होते हैं, और वो शरीर को ऊर्जा देने के लिए होते हैं। और जो भी विलोम शरीर को ऊर्जा देंगे, जो योग, वो ये ही वर्ण आएंगे उनमें। आप यह ध्यान रखना। ये हो गया आपका। अब आपको आगे देखते हैं। अब आपका आगे आया उक्षिप्त। उक्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो उत्क्षिप्त क्या होता है? जिनका उच्चारण करते समय जीभ पहले ऊपर उठती है, फिर मूर्धा को छूती है, और फिर झटके के साथ गिर जाती है। मतलब उच्छिप्त का माने ही साथियों ऊपर उठना है, पहले ध्यान रखें। उच्छिप्त का माने उच्चारण करते समय जीभ पहले ऊपर उठ जाए, फिर मूर्धा को छू ले, और उसके बाद में झटके के साथ नीचे गिर जाए। वो जो व्यंजन होंगे आपके, वो उच्छिप्त व्यंजन होंगे। और वो है आपके ड़ और बोल के देखना, ये आएगा। अब अयोग वाह। अब आपको अयोग वाह देखना है। अयोग वाह क्या है? तो अयोग वाह वो होता है
जिनका योग ना तो स्वर के साथ होता है न व्यंजन के साथ होता है। मतलब अयोग वह का मतलब ही संधि विच्छेद कर लो। अयोग वह वैसा योग जो हो ही ना सके, किसके साथ? ना तो स्वर के साथ ठीक बैठता हो ना व्यंजन के साथ ठीक बैठता हो, उन्हें अयोगवा कहते हैं। और अयोगवा आपको जानते हैं, एक ये वाला अंग और एह वाला, ये आपको पीछे बताया है। साथियों, ये हमने आज आपको वर्णमाला की सीरीज बताई, और मैंने आपको ये क्या बताया है, एक बार इस पर सटीक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं शुरू से ही बता देता हूं आपको, जब मैंने लिखना प्रारंभ किया था तो मैंने सबसे पहले बताया था कि वर्ण क्या है। तो मैंने आपको स्मरण होगा, आपको ध्यान आ रहा होगा, मैंने बताया वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि सबसे छोटा वर्ण होता है, वर्ण से बड़ा अक्षर होता है, अक्षर से बड़ा पद होता है जिसे शब्द भी कहते हैं, पद से बड़ा पदबंध होता है, पदबंध से बड़ा उपवाक्य होता है, उपवाक्य से बड़ा वाक्य होता है। मैंने फिर यह भी बताया था कि कुछ साथी वाक्य पढ़ने चालू कर देते हैं, वर्णमाला नहीं पढ़ते, जैसे साधारण वाक्य क्या है, मिश्रित वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है। जब तक उसे नहीं समझेंगे वर्ण को, जब तक आप किसी भी प्रकार के वाक्य उपवाक्य को नहीं समझ सकते। ये मैंने आपको बताया। उसके बाद में आया था वर्णमाला। तो मैंने वर्णमाला के बारे में आपको बताया था, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मैंने आपको बताया था वर्ण प्लस माला, जिन वर्णों की एक व्यवस्थित रूप से माला बनाई जा सके उसे वर्णमाला कहेंगे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि वर्णमाला में मैंने वर्णमाला का चित्र दिखाया था, जिसमें मैंने बताया था कि उसमें स्वर है, स्वर की संख्या मैंने आपको 11 बताई थी, और उसमें छोटा अंग और बड़ा अंग ये जो है अयोगवा है, ये जो है अयोगवा की श्रेणी में आता है। री को अब आपका पूर्ण स्वर मान लिया गया है, पहला अर्ध स्वर था। भारत सरकार ने नवीनतम करंट के आधार पर उसे जो है स्वर घोषित कर लिया गया है। इसलिए जब भी स्वर आएंगे तो आप 11 पे ही निशान लगाएंगे, ना 10 पे लगाएंगे, ना 11 वो 10 पे लगाएंगे, ना 9 पे लगाएंगे, 11 ही आपका उचित उत्तर होगा। फिर मैंने आपको बताया कि जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर का वर्गीकरण मैंने बताया, मात्रा या उच्चारण के आधार पर बताया। इसमें मैंने हर्ष स्वर बताया, दीर्घ स्वर बताया, पीलित स्वर बताया। जो दीर्घ स्वर मैंने आपको बताया था वो उसमें बताया था जिनके उच्चारण में, जिन स्वर के उच्चारण में अधिक यानी कम मात्रा का समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में 1 या 2 मात्राओं से अधिक का उच्चारण लगता है उसे जो है हम पीलु स्वर कहते हैं। मैंने आपको हर स्वर में बताया भी था, छोटा, छोटी, छोटा ऊ। मैंने दूसरे स्वर में बताया था आपको बड़ा, बड़ी, छोटा, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटी ओ, बड़ी ओ, और ए ओ आ वाला, ये वाला मैंने आपको बताया था। और मैंने फिर उसके बाद में आप बताया था जीभ के प्रयोग के आधार पर कौन से स्वर हैं। मैंने आपको अग्र स्वर बताया था, मैंने आपको मध्य स्वर बताया था, मैंने आपको पश्च स्वर बताया था। अग्र स्वर में मैंने बताया था जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का केवल अगला भाग काम करता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर मैंने बताया था जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। पद स्वर, जिनके स्वर उच्चारण में जीभ का केवल पीछे का ही भाग काम करेगा उसे पद स्वर कहेंगे। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि मुख द्वार के आधार पर, मुख का द्वार किस आधार पर खुलता है, उसमें मैंने आपको बताया था विवर्त, जिनके उच्चारण मुख द्वार पूरा खुलता हो। अर्ध विवर्त, जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता हो। अर्ध संवृत बताया था मैंने, जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता हो। संवृत, जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग पूरा बंद रहता हो, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर आपको बताया था ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर मैंने आपको बताया था अव्रतमुखी और व्रतमुखी। अव्रतमुखी वो स्वर जिनके उच्चारण करते समय ओठ गोलाकार हो जाते हैं, व्रत के समान हो जाते हैं, उन्हें अव्रतमुखी कहते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटी ए, बड़ी ए। व्रतमुखी, जिन स्वर के उच्चारण में ओठ पूरे गोलाकार हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया था छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ी ओ, और आपका फिर मैंने ये भी बताया था और जो आल पे लगता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो वो होता है हवा, जो नाक व मुंह के खुलने के आधार पर, तो मैंने निर्नुनासिक बताया था। ऑब्लिक मौखिक स्तर, जिन स्वर के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती हो वो मैंने आपको बताया निर्नुनासिक स्वर होते हैं। और अनुनासिक स्वर बताया था, जिन स्वर के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलेगी वो आपके अनुनासिक होंगे। मैंने आपको बताया था
कि नाक में जो लिखा जाता है, आंख में जो लिखा जाता है, वो आपके अनुनासिक होता है। और फिर अपने व्यंजन बताए थे। व्यंजन में हमने आपको ये बताया था, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। फिर व्यंजनों में मैंने आपको स्पर्श व्यंजन बताया था। स्पर्श व्यंजन में मैंने बताया था जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा केवल फेफड़े के साथ साथ मुंह से भी किसी स्थान से निकलेगी, चाहे वो कंठ हो, चाहे वो आपका मूर्धन्य हो, चाहे वो दंत हो, चाहे वो तालु हो, तो वो आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। उसके बाद में मैंने बताया था आपका घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर अघोष बताया था। जिन ध्वनियों के उच्चारण करने में मैंने बताया था कंपन ना हो उसे अघोष कहेंगे। ऐसा पहला और दूसरा अक्षर होता है, व्यंजन होता है। जैसे आपका क और ख जो है वो आपका अघोष है। मैंने सघोष बताया था कि जिन ध्वनियों को उच्चारण करने में हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हो वो आपका सघोष होगा। मैंने आपको बताया था 12 345, 12 अघोष है और सघोष 345 है, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर मैंने बताया था आपको प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण बताया था, जिसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होगा वो अल्प प्राण होगा, और आपका दूसरा और चौथा जो होगा वो आपका महाप्राण होगा। फिर मैंने मट्ठा, मच्छर, मक्खन इस तरीके के अक्षर आपको वो लिख करके शब्द बताए थे। अंतस्थ व्यंजन बताया था मैंने, जो या, रा, ला, वाह है। फिर मैंने आपको ऊष्म और संघर्षी व्यंजन बताया, जो सा, जो ये यहाँ पे उक्षिप्त लिखा हुआ है। फिर मैंने आपको उक्षिप्त बताया जिसमें ड और ड होगा, और फिर मैंने अयोगवा बताया जो आपका जिनके साथ किसी के साथ योग ना होता हो। आइए साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।